प्रिपेयर्ड वेल। मैं कहीं गई नहीं थी दिल्ली या लखनऊ ऐसे, मैं अपने जहाँ पे रहती थी वहीं पे अपने मन से प्रिपेयर करती थी। एंड आई गॉट थ्रू द इंटरव्यू। आई मिस द फाइनल लिस्ट बाई 4 मार्क्स। सो एंड दैट वॉज नॉट अ फेलियर इन इटसेल्फ, बिकॉज ऐसे हो सकता है बुरा लगे, मेरे लिए तो वो अपने आप में सरप्राइज था कि इतना कम जानकारी के बाद और अच्छे से प्रिपेयर ना कर पाने के बाद भी अगर फाइनल लिस्ट में इतने कम मार्क्स से हम रह जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आई एम इन द राइट ट्रैक। Hello everyone, I am Dr. Divya Mishra. Welcome to the Officers on Duty. I am an IS officer of 2021 batch and currently I am in my district training. So मैं अपनी family की अगर बात करूँ तो I come from a family which is Navodaya family. My father is a principal in Jawahar Navodaya Vidyalaya and my mother is also teacher. So education हमारे लिए हमेशा से important थी and मेरे भाई बहन हैं, तो उनके बीच में जो पूरा चाइल्डहुड था वो, बिकॉज मैं सबसे बड़ी थी अपने भाई बहनों में, तो आई ऑलवेज हैड दिस फीलिंग कि मैं जैसा करूँगी दे आर गोइंग टू फॉलो दैट। तो पढ़ना मुझे अच्छा लगता था छोटे से, इट वाज लाइक अ हॉबी एंड स्टिल आज की डेट में भी व्हेन आई एम इन द ऑफिस, आई गो टू ऑफिस एवरी डे, सो मेनी टाइम्स आई ऑन फोन आई शेयर दिस विद माई पेरेंट्स कि मैं मिस करती हूँ अपने प्रिपरेशन के डेज़ को और पढ़ाई के डेज़ को, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था कि हर दिन जब हम फाइनली जब डे ख़त्म होता है तो यू नो कि आज ये टॉपिक कवर कर लिया, आज ये नया नॉलेज मिल गया, ये तो पहले नहीं आता था। अभी जो गेन्स हो रहे हैं वो एक्सपीरियंस के टर्म्स में है, नॉलेज का भी गेन है, लेकिन वो एक अलग जॉनर ऑफ गेन था। तो फैमिली में शुरू से ही पढ़ाई का माहौल था मेरे यहाँ, सभी पढ़ते थे और एकेडमिक एक्सेलेंस जो था वो भी हमेशा से ही मैंने एटलीस्ट किया था। मुझे अच्छा लगता था ज़्यादा पढ़ना, सब कुछ सिलेबस कवर करके जाना, एग्ज़ाम्स में अच्छे से परफॉर्म करना। उसका फ़ायदा थ्रू आउट आगे एग्ज़ाम्स में मिला भी, क्योंकि मैंने कैट का दिया हुआ है, गेट दिया हुआ है, CDS दिया हुआ है, सारे क्लियर किए हुए हैं। उसके बाद फिर UPSC, तो कहीं ना कहीं वो एक जो एग्ज़ाम ओरिएंटेडनेस होती है, कंपटीशन को लेकर के कॉन्शियसनेस होती है, वो हेल्प करती है। अभी ये जो मेरा अपब्रिंगिंग है जो नवोदय विद्यालय में हुआ है, अगर आप जानते हो इसके बारे में कि जवाहर नवोदय विद्यालय रूरल टैलेंटेड चिल्ड्रन को क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए 1986 में जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसके अंतर्गत बनाए गए। सो मेरी एजुकेशन छोटे में नॉर्मल स्कूल्स में हुई है। उसके बाद 6th to 12th आई हैव रिटन द जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम। आई प्रिपेयर्ड रियली हार्ड फॉर इट व्हेन आई वाज इन 5th स्टैंडर्ड। उसके बाद 6th to 12th में नवोदय में पढ़ी हूँ और उसके बाद फिर मैंने BTech किया है। मैं एक टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी से मेरा अंडर ग्रेजुएशन है फ्रॉम UPTTI कानपुर। इट्स एन इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश एरा, 1914 में इस्टेब्लिश हुआ था व्हेन कानपुर यूज्ड टू बी मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट एंड टेक्सटाइल वाज अ ह्यूज बिजनेस एट दैट टाइम। उसके बाद फिर मैंने बेस्ड ऑन दिस एक्सपीरियंस एंड नॉलेज 3 साल के लिए कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब की है एज ए ऑपरेशंस मैनेजर in Trident Group in Barnala. After this 3 years of work experience as operations manager, I enrolled myself for my PhD. So I am a PhD in strategic management from IIM Lucknow, and it was during my PhD, towards the end of my PhD, that I thought that I am going to prepare for the civil service. Now this thought came just in the form of some idea. Somebody just said this to me that civil service is also a good option, you should try for that. At that time I discarded it, but gradually once you get an idea, it starts taking and making its own space in your head. And I started looking at the various sources and syllabus, and such is the magnetism of UPSC and its preparation that once I had my eyes on the syllabus, I couldn't get my focus anywhere else. I had this thing in me, I had to study this, क्योंकि आपने BTech कर लिया, आपने PhD आप कर रहे हैं, लेकिन और साइंस साइड से मैं थी, तो मैंने ये सोसाइटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, स्पेशली सोसाइटी, इकोनॉमिक्स बहुत लंबे टाइम से पढ़ा नहीं था यार, काफ़ी हद तक ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ी थी, इंटरनेशनल रिलेशंस फॉर दैट मैटर, और ये सब टॉपिक्स मुझे पढ़ने को मिल रहे थे। तो मुझे IAS एज ए प्रोफाइल के बारे में उतना आइडिया उस टाइम नहीं था कि क्या काम होता है, क्या है, पता था अच्छा है, लेकिन इट वाज द पुल ऑफ द सिलेबस कि ये सब पढ़ने को मिलेगा और इतना अच्छा एग्ज़ाम है, एक बार ट्राई करते हैं।
It was like this. So this is how I started. And once I started, it's a virtuous cycle, जैसे हम economics में कहते हैं. It keeps on building, feeding on itself. ऐसे होता है. And in my first attempt, I prepared well. मैं कहीं गई नहीं थी दिल्ली या लखनऊ में से. मैं अपने जहाँ पे रहती थी वहीं पे अपने मन से प्रिपेयर करती थी. And I got through the interview. I missed the final list by 4 marks. So, and that was not a failure in itself. Because ऐसे हो सकता है बुरा लगे, मेरे लिए तो वो अपने आप में सरप्राइज था कि इतना कम जानकारी के बाद और अच्छे से प्रिपेयर ना कर पाने के बाद भी अगर फाइनल लिस्ट में इतने कम मार्क्स से हम रह जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आई एम इन द राइट ट्रैक और मैं सही रास्ता चूज़ कर रही हूँ. एंड देन आई वेंट फॉर माई सेकेंड अटैम्प्ट वेयर आई गॉट रैंक 312 एंड आई गॉट सर्विस, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस. और एक्सपीरियंस बिल्डअप होता गया एंड इन माई थर्ड आई गॉट 28th रैंक एंड जॉइन द IAS. So going through the memory lane, now let me share with you in the hindsight how I started my first day of UPSC preparation. उस टाइम पे ज़्यादा आइडिया नहीं था, इतना पता था कि अच्छा UPSC है, ये IAS है. अब गूगल करेंगे बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती हैं. तो मैंने क्या किया, मैंने जस्ट नॉर्मल ऑनलाइन साइट्स देखी और जो पहला बेबी स्टेप था दैट वाज NCERT, क्योंकि हर जगह एक ही चीज़ लिखी थी फॉर द बिगनर्स, NCERT पढ़ो. So that's what I did, like many others before me and after me, कि NCERT से मैंने शुरू किया था. डेली कुछ टाइम एलोकेट करना स्टार्ट कर दिया था. ज़्यादा टाइम मिल नहीं पाता था मुझे, तो 1 घंटे मे बी 2 घंटे ऐसे स्टार्टिंग की थी. और जो न्यूज़पेपर होता है या फिर उसके जो समरी होते हैं, इस टाइप की चीज़ें थोड़ा ताकि एक सेंसिटाइजेशन का लेवल स्टार्ट हो जाए. बट अल्टीमेटली दिस इज़ हाउ यू बिगिन. जो रियल जर्नी है उसमें यू हैव टू रिगरसली फिनिश द होल सिलेबस. यू हैव टू बी थरो विद द करंट अफेयर्स एंड रियली एक्सेलेंट इन योर आंसर राइटिंग. अब अपार्ट फ्रॉम दिस, जब हम एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं, सो इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट व्हेन आई रोट द एग्ज़ाम एंड देन इन माई थर्ड अटैम्प्ट व्हेन आई रोट द एग्ज़ाम. फर्स्ट अटैम्प्ट में पेपर तो कभी भी नहीं छूटता था मेरा, क्योंकि स्पीच छोटे से ही ठीक है मेरी. फर्स्ट अटैम्प्ट में जब मैंने अपने आंसर्स लिखे तो होता क्या था कि उसमें ना मुझे डायरेक्टिव वर्ड्स का पता है कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है. रेलेवेंट लिखती थी लेकिन मेरे पास कंटेंट नहीं था लिखने के लिए. राइटिंग स्टाइल ठीक था पर बहुत सारे एरियाज ऐसे थे जो सिलेबस के कंप्लीट ही नहीं थे. तो इस टाइप की जो मिस्टेक्स होती हैं ये कई बार बिगनर्स में हो जाती हैं. इसीलिए कहा जाता है कि UPSC की तैयारी, जो एग्ज़ाम वाला ईयर है, उससे एटलीस्ट 1 साल पहले या 8-9 महीने पहले, डिपेंड करता है आपकी कैपेबिलिटी पे, आपके टाइम पे, एफिशिएंसी पे, प्रोडक्टिविटी पे, तब स्टार्ट होती है. और बहुत कन्फ्यूजन सा रहता था फर्स्ट अटैम्प्ट में कि जो लिख रहे हैं वो सही लिख रहे हैं. टाइम मैनेजमेंट कुछ सॉर्टेड नहीं था, बस टाइम पे हो जाता था तो ठीक लगता था. इस तरह की चीज़ें थी. नाउ इफ़ आई लुक एट माई थर्ड अटैम्प्ट विच वॉज माई फाइनल अटैम्प्ट, आई न्यू एवरीथिंग. I knew I have done my syllabus. I had conviction on that front. I had written my mock papers, so I knew what my copy looks like, answer copy. When an examiner is going to see, what the examiner is going to look at, what is going to get into the examiner's head when he or she looks at the copy. टाइम का पूरा पता था कि 10 मार्क्स वाले क्वेश्चंस जो मेरे टाइम पे थे उनमें कितना टाइम देना है, 15 मार्कर क्वेश्चंस पे कितना टाइम देना है. तो इस तरह की क्लैरिटी, एग्ज़ाम में हमें कितने बजे उठना है उस दिन कैसे खाना है, कंफर्टेबल क्लोथिंग में रहना है क्योंकि विंटर्स में एग्ज़ाम हुए थे, तबीयत का ध्यान रखना है, कितने दिन पहले से पढ़ना थोड़ा कम कर देना है, थोड़ा रिलैक्स ज़्यादा रहना है, पॉजिटिव रहना है. इस तरह की जो क्लैरिटी होती है वो थर्ड अटैम्प्ट तक ज़्यादा थी. अब इसके लिए नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स की ज़रूरत नहीं है. आजकल बहुत सारे मोटिवेशनल सोर्सेज हैं. सही सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन चूज़ करिए और आप ये सारी चीज़ें जो आपका पहला अटैम्प्ट है, कोशिश करिए कि मैक्सिमम जो सही जानकारी है आपको अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही हो, ताकि आपको लंबा रास्ता ना तय करना पड़े. सो हियर व्हाट हैपेंड, आई गॉट अ कॉल दैट रिजल्ट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एंड सो आई थिंक आई वाज टोल्ड माय रैंक, इट वाज 28. So I knew for certain, okay, now I'm in the service. We don't know cadre at that point generally. So what I felt immediately was a rush of relief. It was like, okay, it's done. Because at that point I was reading my prelims papers for the next attempt. This is what we all do. Once you know the nature of exam, you know that you are always in the cycle. You cannot stop. And I called my parents. I think my father picked up the phone and I told him that this is the rank and
we had a very brief conversation. Hardly 1 or 2 sentences were exchanged, and then I put down the phone, and then I posted in my family WhatsApp or something. And then they were all like happy. This is how it happened. Nothing much happened after that, honestly speaking, because everybody was normal. They were normal because they were thinking that I have been studying a lot in my last attempt, third one. And that is why they felt relieved that I am relieved now of the pressure of cracking the exam. So their happiness was about that, and also not just the relief from the pressure of this exam, but also about cracking it and getting into the service. So it was one of the most rewarding days. But then when I look at today, when I'm in my district, so the journey from being an IAS aspirant, UPSC aspirant, not IAS, and from there to sitting here, जो उस टाइम का एक्साइटमेंट रहता है, उस टाइम पे bewilderment रहता है, पता भी नहीं होता कौन सी चीज़ किस चीज़ के लिए, हम बस पढ़ रहे होते हैं। मेरा जब फर्स्ट इंटरव्यू था और जब मैं इस चीज़ को प्रिपेयर कर रही थी कि IAS का रोल क्या होता है, तो मुझे मैक्सिमम ये पता था कि लॉ एंड ऑर्डर डेवलपमेंट, स्कीम्स को अच्छे से इम्प्लीमेंट करना, और वी आर द स्टील फ्रेम ऑफ द कंट्री। बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक्स नहीं पता थे, एक ब्रॉड आइडिया था। तो वो एक IAS एस्पिरेंट में रहता है, सब में नहीं, पर जो जिनका बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन वाला, उनको शायद ऐसा रहता हो। और उससे लेकर के अभी तक आई थिंक जो डिफरेंस आया है वो ये है कि द डाइवर्सिटी ऑफ थिंग्स दैट आई सी इन जस्ट वन डे इज़ वर्थ लाइफ टाइम ऑफ एक्सपीरियंसेस, एंड आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग एट ऑल। आई एम नॉट इवन इन माई फुल चार्ज। मैं अभी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के इंडिपेंडेंट चार्ज में हूँ, जो कि एज ए IAS ट्रेनी मेरे करिकुलम में है कि मुझे इतने वीक्स की ट्रेनिंग एज ए BDO करनी है। और एक ब्लॉक ऑफिस के लेवल पे, जो कि एक कटिंग एज है, गवर्नमेंट की स्कीम्स आती हैं और उसको फाइनली बेनिफिशरी तक पहुँचाना, जो उसका राइट बेनिफिशरी है, वहाँ पे बैठी हूँ मैं। एंड आई एम जस्ट लुकिंग एट इट, हाउ इट्स इम्पैक्टिंग life of everyday citizen, and especially the ones who are downtrodden, who are underprivileged. हम जब इसको आंसर्स में लिखते हैं तो उस टाइम पे एक बड़ा सा एक आइडिया जैसा रहता है, रोमांटिक आइडिया कि गरीबी और उसको हटाना है, लेकिन here you actually see it happening, and that difference in a way evolves you as a person, grows you in terms of your intellectual capabilities, your emotional resilience, your emotional intelligence, your social awareness, and the kind of tremendous responsibility that one has, whether be in service or otherwise, कि कितना काम है जो करने की ज़रूरत है। फॉर इंस्टेंस मैं आज की बात करूँ तो आज सुबह से मैं कई लोगों से मिली हूँ, जिसमें से कि एक ऐसा केस है जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना में हम बेनिफिशरीज़ को सिलेक्ट कर रहे हैं, जिसमें हम ग्राउंड में जाके वेरिफिकेशन करते हैं एज ए ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस। तो उसमें एक पिता थे, वो अपनी बेटी को जो दिव्यांग है उसको लेके आए थे वेरिफिकेशन के लिए, और वो बच्ची आज तक कभी स्कूल नहीं गई। अब जब मैंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी प्रिपरेशन के टाइम पे पढ़ी थी, तब उसमें ये था कि इस तरह के बच्चों के लिए एक अलग से प्रक्रिया है, तरीका है कि इन बच्चों की पढ़ाई कैसे इनेबल की जा सकती है। लेकिन अब इसकी जानकारी उस बच्चे के पिता को नहीं थी, हमें है। तो हम क्या कर सकते हैं, वो ये है कि हम उसके लिए तुरंत पेपर वर्क स्टार्ट करें और इमीडिएटली उस चीज़ को, जो इंस्टीट्यूशन है, रिसोर्सेज है, उसको उस बच्चे तक पहुँचाएं। अब नाउ दिस इज़ व्हाट वी राइट इन पॉवर्टी वी से इंटरजनरेशनल साइकिल ऑफ पॉवर्टी। व्हाट इज़ इट? दिस इज़ व्हाट इट इज़ कि अगली जनरेशन पढ़ नहीं रही है, वो अपने आप लो स्किलिंग जॉब में रहेगी, लो पेइंग जॉब में रहेगी, बार्गेनिंग पावर लो रहेगा, और वो जो स्ट्रेंथनिंग होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगी। तो आई थिंक इस तरह की चीज़ें जो हमें फील्ड में देखने को मिलती हैं, वही रीज़न है कि जो पुल है IAS एज अ सर्विस का वो बहुत ज़्यादा है। डाइवर्सिटी इज़ ह्यूज, द इम्पैक्ट दैट यू कैन मेक इज़ इनॉर्मस।